प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई के प्रति भी आपका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय धातु और अधातु पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने क्या सीखा है। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। क्या धातुओं और अधातुओं के सभी गुणधर्म एक समान होते हैं? क्या धातु और अधातु आपस में? बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? शुद्ध धातु कैसे प्राप्त की जाती है? वायु और जल के संपर्क में आने पर लोहे की कील पर क्या प्रभाव पड़ता है? धातुओं और अधातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म। धातु और अधातुओं में गुणधर्मों के आधार पर अंतर करना। अभिक्रियाशीलता लड़ी या सक्रियता श्रेणी। धातुओं का निष्कर्षण और परिष्करण। धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, संक्षारण और उससे सुरक्षा। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। बच्चों, सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, जैसे आयरन यानी कि लोहा, लेड, जिंक, कॉपर आदि। परंतु एक धातु ऐसी है जो तरल अवस्था में भी पाई जाती है और वह धातु है मरकरी या पारा। धातुएं ताप या ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, जैसे चांदी और कॉपर। परंतु लेड और मरकरी ताप के अच्छे चालक नहीं हैं, अर्थात ये ऊष्मा के कुचालक हैं। धातुएं विद्युत की भी अच्छी चालक हैं, इसीलिए इनका उपयोग बिजली की तारों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कॉपर और एल्यूमीनियम की तारें। पर इन तारों पर पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड या रबड़ की परत चढ़ी होती है, ताकि इन्हें हाथ लगाने पर हमें बिजली का झटका ना लगे। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं का यह गुण आघातवर्ध्यता या मेलेबिलिटी कहलाता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु हैं। धातुओं को खींचकर इनसे पतली तारें भी बनाई जाती हैं। धातुओं के इस गुण को तन्यता या डक्टिलिटी भी कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। बच्चों, धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा या आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम आदि। परंतु कुछ धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम कठोर नहीं होती। इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। अतः प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। बच्चों, आपने नया नया कोई भी धातु देखा होगा, जैसे कि लोहा या सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमीनियम। इनकी सतह चमकीली होती हैं। धातुओं का यह गुण धर्म है कि उनमें एक विशिष्ट धात्विक चमक होती है। जब धातु किसी ठोस सतह या ठोस वस्तु से टकराते हैं तो आवाज़ उत्पन्न होती है। इसीलिए धातुएं ध्वनिक या सोनोरस अर्थात ध्वनि उत्पन्न करने वाली कही जाती हैं। उदाहरण के लिए आपने अपने स्कूल की घंटी सुनी होगी या मंदिरों की घंटी। ये सब धातुओं से बनी होती हैं। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है।
लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 2750 डिग्री सेल्सियस होता है। धातुओं का घनत्व भी ज़्यादा होता है, इसी कारण यह भारी होती हैं। आयरन यानी लोहे का घनत्व 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सोना, चांदी, लोहा आदि धातुओं का घनत्व ज़्यादा होता है, परंतु सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व कम होता है। लिथियम सबसे कम घनत्व वाली अर्थात सबसे हल्की धातु है। आइए बच्चों, अब हम अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। अधातु ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सल्फर ठोस अधातु का उदाहरण है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसीय अधातु के उदाहरण हैं। परंतु अपवाद स्वरूप एक अधातु तरल यानी कि द्रव अवस्था में भी पाई जाती है और यह अधातु है ब्रोमीन। अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होते हैं, परंतु कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अधातुएं भुरभुरी होती हैं, कठोर नहीं, इसलिए यह आसानी से टूट जाती हैं। जैसे कोयला जो कार्बन का रूप है। धातुओं को ना तो हम तारों में बदल सकते हैं और ना ही चादरों में बदला जा सकता है, अर्थात ये तन्यता व आघात वर्ध्यता का गुण नहीं दर्शाती। अधातु नर्म होते हैं, जैसे कि सल्फर, परंतु कार्बन जो कि एक अधातु है, उसका एक अपर रूप है हीरा, डायमंड। यह सबसे अधिक कठोर वस्तु है। अधातु चमकीले नहीं होते, जैसे कि सल्फर, परंतु आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। अधातु ध्वनिक नहीं होते, अर्थात इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक भी धातुओं की तुलना में कम होता है। जैसे सल्फर का गलनांक 115.21 डिग्री सेल्सियस व क्वथनांक 444.6 डिग्री सेल्सियस है, परंतु एक अधातु डायमंड यानी कि हीरा जो कार्बन का अपर रूप है, इसका गलनांक 3547 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 4827 डिग्री सेल्सियस होता है। अधातुओं का घनत्व भी कम होता है, जिस कारण यह हल्की होती हैं। बच्चों, अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। धातु ऑक्सीजन, जल, वायु और अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब लोहा वायुमंडलीय ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में रहता है तो उस पर जंग लग जाता है, अर्थात वह अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, और जब इस रिबन की राख अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो यह
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह इस प्रकार बनता है, मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस ऑक्सीजन O2, इससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है प्लस वाटर H2O, इससे बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH पॉजिटिव 2, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है। यहाँ लाल लिटमस इसकी उपस्थिति में नीला हो जाता है। इस अभिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि धातुएं अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए अब धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। धातु जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो भी क्षारीय ऑक्साइड बनते हैं और ऊष्मा भी बाहर निकलती है। आइए बच्चों, एक क्रियाकलाप करें और इसे जानें। एक 250 मिलीलीटर का बीकर लीजिए, इसे आधा जल से भरें। अब सावधानी से एक छोटा सोडियम का टुकड़ा काटें और इस सोडियम धातु के टुकड़े को फिल्टर पेपर की सहायता से सुखा लें। अब इसे रुई के एक छोटे टुकड़े में लपेटकर पानी से भरे बीकर में डाल दें। बच्चों, क्या आप देख रहे हैं कि सोडियम जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और इस टुकड़े को आग लग जाती है। अब इस बीकर को हाथ लगाकर देखें। आप देखेंगे कि जल वाला बीकर गर्म महसूस होता है। इस विलयन का लिटमस टेस्ट करने पर भी हम यह देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र नीला हो रहा है। लाल लिटमस पेपर का नीला होना फिर से इसके क्षारीय स्वभाव को दर्शाता है। अतः धातु जल से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड देते हैं। बच्चों, आपने देखा कि सोडियम कितनी तेजी से अभिक्रिया करता है। इसी कारण इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। परंतु बच्चों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि सभी धातु जल के साथ इतनी तेज अभिक्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने केवल सोडियम धातु लिया है जो तेजी से अभिक्रिया करता है। अन्य धातु जैसे कि लेड, कॉपर, सोना, चांदी जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। एक परखनली में 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और एक बीकर में 20 मिलीलीटर साबुन का विलयन लें। अब परखनली में दानेदार जिंक डालें। हम देखते हैं कि परखनली में बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। इन बुलबुलों को साबुन के विलयन में से गुजारें। अब जलती हुई माचिस की तीली को साबुन के विलयन से निकलते बुलबुलों के नज़दीक लाने पर हमें पॉप पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। अब धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। बच्चों, धातु क्षारों के साथ
क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और ऊष्मा मुक्त होती है। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। एक परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन बनाइए। इसे बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3-4 टिक्कियाँ 5 मिलीलीटर जल में डालें। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तैयार हो गया है। अब इसमें एक एल्युमिनियम फॉइल का टुकड़ा डालेंगे। देखिए, अभिक्रिया शुरू हो गई है। परखनली के मुंह के नज़दीक जलती हुई माचिस की तीली ले जाने पर हमें फिर से पॉप पॉप की आवाज़ सुनाई देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यह पॉपिंग साउंड या पॉप पॉप की आवाज़ हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही माचिस की जलती तीली के साथ पॉप की आवाज़ उत्पन्न करती है। चलिए, अब हम देखते हैं कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। कॉपर की एक साफ तार और लोहे की एक कील लीजिए। कॉपर की तार को एक परखनली में रखें जिसमें आयरन सल्फेट का विलयन है, और लोहे की कील को दूसरी परखनली में रखें जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। लगभग 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करें। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई दिखाई दे रही है और ये किस प्रकार की है? आप देख सकते हैं कि पहली परखनली जिसमें कॉपर की तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला है, कोई बदलाव नहीं आया, जबकि दूसरी परखनली जिसमें लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था, उसका रंग बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करी और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर उसकी जगह ले ली और आयरन सल्फेट बन गया, जिसका रंग हरा होता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। चलिए, हम सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। सक्रियता श्रेणी धातुओं की घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में अरेंज या व्यवस्थित एक लड़ी है, जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थित किया गया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। चलिए, हम देखते हैं कि धातु और अधातु आपस में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि परमाणु के बाहरी शेल, जिसे वैलेंस शेल या संयोजकता कोश कहते हैं, में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर, या जिसे हम कहते हैं अष्टक पूर्ण होने के कारण, नोबल गैसेस यानी आदर्श गैसें
बहुत कम अभिक्रिया करती हैं। इसलिए तत्वों की अभिक्रियाशीलता को तत्वों के संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बता सकते हैं। आइए अब मैं आदर्श गैसों, कुछ धातुओं और अधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को देखते हैं। धातुओं के परमाणुओं की बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें ये आसानी से देकर धन आयन बना लेते हैं। जबकि अधातुओं के परमाणुओं के बाहरी कोश में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। अतः धातुओं पर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, जबकि अधातुओं पर ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों को अब हम देखते हैं। पहला गुणधर्म, इनकी भौतिक प्रकृति। धन व ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस व थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने से टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा गुण है गलनांक व क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा गुण है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, परंतु केरोसिन या पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अघुलनशील होते हैं। चौथा गुण है विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों अर्थात आयनों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। अतः आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। धातुओं को उनके अयस्कों से निकालने की प्रक्रिया धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है।
धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर ही निकाला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं की, जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं, जैसे मरकरी यानी पारा और गोल्ड यानी कि सोना। इन धातुओं के ऑक्साइड्स को केवल गर्म करने से ही धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। सिनाबार मरकरी के अयस्क का नाम है। इसका रासायनिक सूत्र Hgs है। इसे वायु में गर्म करने से यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में परिवर्तित होता है और फिर ज़्यादा गर्म करने पर यह मरकरी में अपचयित हो जाता है। मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं ये हैं आयरन, जिंक, लेड और कॉपर। ये प्रकृति में सामान्य रूप में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। सल्फाइड अयस्कों को ज़्यादा वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को भर्जन कहा जाता है, जबकि कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का प्रयोग करके इन धातु ऑक्साइड्स को धातुओं में बदला जाता है। जैसे जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। अब आती हैं सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। यह सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम को उसके अयस्क जैसे सोडियम क्लोराइड से विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है। इस अभिक्रिया में कैथोड यानी ऋण इलेक्ट्रोड पर धातु अर्थात सोडियम जम जाता है और एनोड यानी कि धन इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। चलिए अब हम धातुओं के परिष्करण के बारे में जानते हैं। धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, गोल्ड, निकल आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा ही किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड अर्थात पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड अर्थात नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। उसी धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में होता है। विद्युत अपघटय में से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर उपस्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाता है और उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय में से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अविलय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें हम एनोड पंख
कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम संक्षारण के विषय में पढ़ते हैं। संक्षारण के बारे में बच्चों हमने पहले अध्याय में पढ़ा ही है, इसके बारे में आप जानते हैं। जैसे सिल्वर या चांदी को हवा में, वायु में कुछ दिनों तक खुला रखने पर वह काली पड़ जाती है। ऐसा वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ चांदी की अभिक्रिया के कारण बने सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है। सिल्वर सल्फाइड की काली परत चांदी के ऊपर जम जाती है। इसी तरह बच्चों आपने तांबे के बर्तन देखे होंगे। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर अपने भूरे रंग की चमक को खो देता है और तांबे के ऊपर एक ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। और लोहे के बारे में बच्चों आप सब जानते हैं। लोहा आर्द्र वायु से, नमी से अभिक्रिया करके ब्राउन रंग की एक परत बना लेता है अपने ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं जंग लगना या लोहे का संक्षारण होना। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि लोहे का संक्षारण होने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों का ध्यान रखना होता है, या लोहे के संक्षारण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं। 3 परख नलियाँ लीजिए और प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की 1-2 कील डाल दीजिए। परख नलियों को A, B और C नाम दीजिए। अब परख नली A में थोड़ा जल डालकर कॉर्क से बंद कर दीजिए। परख नली B में उबलता हुआ आश्वित जल डालकर उस पर 1 मिलीलीटर तेल डालें और इसे भी कॉर्क से बंद कर दें। इससे तेल जल पर तैरने लगेगा और वायु को जल में मिक्स होने से रोक देगा। परख नली C में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दें। बच्चों, यहाँ निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा। इन परख नलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद इनका प्रेक्षण कीजिए। बच्चों, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि परख नली A में रखी लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, परंतु परख नली B और C में रखी लोहे की कीलों पर जंग नहीं लगा है। ऐसा क्यों हुआ? सोचिए। हाँ, देखिए बच्चों, परख नली A की कीलें वायु और जल दोनों के ही संपर्क में थी, क्योंकि ये आधी जल में डूबी थी, जबकि परख नली B की कील केवल जल के संपर्क में थी और परख नली C की कील शुष्क वायु के संपर्क में थी। अतः इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चल रहा है कि लोहे पर जंग नमी और वायु दोनों की उपस्थिति के होने पर लगता है। संक्षारण से सुरक्षा विभिन्न तरीकों जैसे पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। यदि किसी मिश्र धातु के अवयवों में कोई एक धातु पारा या मरकरी है तो इस धातु को या इस मिश्रण को हम पारद धातु मिश्रण या अमलगम कहते हैं। बच्चों, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और काफ़ी नरम होता है, इसलिए यह गहने बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। अतः इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी
या तांबा मिलाया जाता है। जैसे 22 कैरेट सोने में लगभग 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग चांदी मिश्रित या तांबा मिश्रित होती है। चलिए बच्चों, अब इस पाठ को दोहराते हैं। तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक था जिससे उनकी बड़ी संख्या का अध्ययन आसानी से हो सके। धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य, आघातवर्ध्य, ध्वनिक तथा ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं की वह सूची जिसमें अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण तथा उनका परिष्करण कर उन्हें उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने पर लोहे जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के गुणधर्मों के विपरीत होते हैं। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थान पूछूंगी। पहला, धातु को पतले तार के रूप में खींचने या बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता। बिल्कुल सही। किस धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं? सोचिए। जी हाँ, पारा या मरकरी। धातु प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम बताइए। बिल्कुल सही, पोटेशियम। लोहे को क्या लग जाता है? जंग। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु या अलॉय। बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय धातु और अधातु समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बच्चों, आप पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।